एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दिस इज मी आकृति सिंह और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारे एक सब्जेक्ट है दैट इज फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, उसका यूनिट सेकंड का हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का एक नया टॉपिक दैट इज द हेल्थ केयर एजेंसीज एंड द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय देम। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर सीरीज चल रही है जिसमें हमने फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का 2 यूनिट डिस्कस किया है। सेकेंड यूनिट जो है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो चल रहा है। बाकी फर्स्ट यूनिट जो हेल्थ एंड इलनेस था उसकी लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको लेक्चर चाहिए तो आप चैनल के होम पेज पे जाइए, वहां से प्लेलिस्ट सेक्शन में आप एक बार विजिट करिए। अब तक जितने भी लेक्चर्स अपलोड हुए हैं आपको वहां से सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। नॉट ओनली फॉर फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग बट ऑल्सो सोशियोलॉजी का भी मैंने एक लेक्चर अपलोड कर दिया है। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, मतलब कि मैंने एक स्केड्यूल भी आपके साथ शेयर किया था अपनी कम्युनिटी पोस्ट में, जिसमें पूरा कंप्लीट टाइम टेबल है कि कौन सी डे पे कौन से सब्जेक्ट का हम लेक्चर डिस्कस करेंगे, कौन सा कोई यूनिट डिस्कस करेंगे। आप उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल देख सकते हैं। सिंस आज है मंडे, तो आज हम अपना फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में अभी तक हम फर्स्ट यूनिट पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड यूनिट दैट इज द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, उसमें भी हमने कई सारे टॉपिक्स पढ़े हैं। अब आज हम हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बट हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम जो हमारा सेकंड यूनिट है उसी का हम एक नया टॉपिक देख रहे हैं दैट इज द हेल्थ केयर एजेंसीज एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड देम। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये कौन सी यूनिट का चैप्टर है, क्योंकि पहले क्या था ना कि हमारी जो लेक्चर्स थी वो कॉन्टिन्यूसली चल रही थी, बट बीच में दिवाली की छुट्टी हुई, मैं भी मतलब थोड़ा वेकेशंस वगैरह में हो गई कि हाँ ठीक है भाई, हॉलीडेज हैं, फेस्टिवल है, सेलिब्रेट कर लो। और मैंने आपके ऊपर भी कोई प्रेशर नहीं बनाया, क्योंकि मैं खुद चाहती थी कि आप लोग पढ़ाई तो करते ही हो, ठीक है, बट वेकेशन है, फेस्टिवल है, तो आप लोग भी सेलिब्रेट करो। इसलिए मैंने लेक्चर्स पे ज्यादा नहीं फोकस किया। बट अभी फेस्टिवल्स ठीक है, हम सब ने सेलिब्रेट कर लिया, छुट्टियां खत्म हो गई, हम सब वापस अपने अपने कॉलेज हॉस्टल आ चुके हैं। तो अब टाइम है कि हम अपनी पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो इसलिए आज से कॉन्टिन्यूसली लेक्चर्स आएंगे। और क्या टाइम टेबल है, क्या स्केड्यूल है, कम्युनिटी पोस्ट में मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ, तो आप एक बार उसको देख लेना। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल सेट कर लेना। और बाकी ठीक है, आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जितना जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, उसके बाद ही तो मैं आप लोग के लिए लाइव सेशन भी कंडक्ट कर पाऊंगी। तो जो भी ऐसा कभी कोई यूनिट हुआ जिसकी लाइव क्लासेस लेनी है तो वो भी हम वहां पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलो ठीक है, अब इधर उधर की बातें हम यहीं रोकते हैं और अब फटाफट से अपने पॉइंट पे आते हैं। सो हमारा जो सेकेंड यूनिट है फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का दैट इज द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, उसमें हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, हेल्थ केयर एजेंसीज एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड देम। तो टॉपिक से ही चीजें क्लियर हैं कि इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, उन एजेंसीज के बारे में जो हमें हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, स्वास्थ्य संबंधी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हम उन सारी एजेंसीज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले भाई क्या है, healthcare agencies vary widely in their structure and the services they provide. Of course, हम यहाँ पे healthcare agencies बोल रहे हैं, plural form, it means that there are many kinds of agencies. ठीक है, इस वीडियो में हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो हर एक एजेंसी की अपना मतलब हर एक एजेंसी का अपना एक अलग स्ट्रक्चर है, उनका अपना एक पर्टिकुलर सर्विस है, और वो अपने जो भी मतलब उनका स्ट्रक्चर है, स्टैंडर्ड है, उसके बिहाफ पे, उसके बेसिस पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो हेल्थ केयर एजेंसीज कौन कौन सी होती हैं और उन पर्टिकुलर एजेंसीज के थ्रू कौन सा सर्विस मिलता है, ये सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो, पता है ना, नोटबुक, ब्लू पेन, ब्लैक पेन साथ में लेके बैठो, क्योंकि स्क्रीन पे एज अ टेक्स्ट मैं नोट्स शेयर करती चलती हूँ, तो आपको भी साथ ही साथ लिखते चलना है। ठीक है, यानी कि जस्ट सुना चलो बाद में नोट्स बना लेंगे, नहीं नहीं भाई, पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छे से पढ़ाई करो, टाइम पास के लिए पढ़ाई नहीं करनी है। तो हेल्थ केयर एजेंसीज में हमारा जो पहला आता है दैट इज द प्राइमरी केयर क्लिनिक। नाम से क्लियर है बच्चों कि प्राइमरी केयर क्लिनिक, प्राइमरी का मतलब क्या होता है, फर्स्ट। ठीक है, पहला केयर हमें जिन क्लिनिक पे मिलता है दैट इज द प्राइमरी केयर क्लिनिक। तो प्राइमरी केयर क्लिनिक कौन होते हैं, वो क्या करते हैं, तो सर्विसेज प्रोवाइडेड, इनमें कौन सा सर्विस है ये प्रोवाइड होता है, रूटीन चेकअप्स, ठीक है, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ एजुकेशन, मैनेजमेंट ऑफ क्रोनिक कंडीशंस एंड माइनर अर्जेंट केयर। देखो, प्राइमरी केयर का केयर सर्विसेज या क्लिनिक की मैं बात करूं तो आपके आसपास, अगर आप विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं या फिर रूरल एरियाज या आपके आसपास ऐसा है, तो आपने देखा होगा कि PHC दैट इज द प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है, वो वहां पर अवेलेबल होता है। तो वो बेसिकली क्या करता है, अगर आपको ऐसे जनरली कोई वैक्सीन लगवानी है, ठीक है,
या फिर आपको हल्का फुल्का बुखार आ रहा है, या कोई ऐसा क्रोनिक में मतलब काफी टाइम से कोई बीमारी चली आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उसका क्या हम इलाज करें, किस तरीके से उस बीमारी से छुटकारा पाएं, तो आप क्या करोगे कि आपके पास का जो सबसे पहला आपके कम्युनिटी एरिया का, आपके आसपास के लोकेशन का जो सबसे पहला हॉस्पिटल नॉर्मल सा होगा, दैट इज द प्राइमरी हेल्थ, ठीक है, प्राइमरी केयर क्लिनिक। और प्राइमरी केयर क्लिनिक्स पे बेसिकली आपको ये जो मैं बता रही हूँ पीएचसी, दैट इज द प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होता है ना, वो ही इसका यही काम होता है कि आपको मान लो नॉर्मली कुछ चेकअप कराना है, रूटीन चेकअप कराना है, जहाँ पे मान लो ब्लड सैम्पलिंग वगैरह होती है, ब्लड टेस्ट कर दिया, ठीक है, रूटीन चेकअप के लिए आप वहां जा सकते हो, तो वो आपको वहां पे चेकअप कर लेंगे। देन अगर आपको इम्यूनाइजेशन, दैट इज द वैक्सीन, ठीक है, वैक्सीनेशन का वहां पे काम होता है। फिर साथ ही साथ हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन वही है भाई कि अपनी हेल्थ को किस तरीके से ठीक रखे। ऑब्वियसली बात है, आप वहां जाओगे तो टाइम टू टाइम छोटे छोटे प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं, मोस्टली नर्सिंग स्टूडेंट्स ही कंडक्ट करते हैं। जैसे मैं भी जब थर्ड ईयर में थी ना, तो हमारा कम्युनिटी हेल्थ सीएचसी पे हमारा, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे हमारा क्या हुआ था कि हमने एक प्रोग्राम कंडक्ट किया था, चार्ट पेपर पोस्टर्स वगैरह हम बना के ले गए थे, और हम बीएमडब्ल्यू के बारे में, मतलब जितने पेशेंट्स और उनके साथ जो लोग आए थे हम सबको बैठा के, एक हॉल टाइप से था, हम जो वेटिंग एरिया होता है, तो ऐसे वॉल पे सारा अपना पोस्टर वोस्टर लगाकर हमने उनको वो चीजें एक्सप्लेन की थी, तो हम उनको एजुकेट कर रहे थे उनके हेल्थ के रिगार्डिंग, तो दैट इज द हेल्थ एजुकेशन। तो अगर आपको प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो होते हैं आपके पास के, जो प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक्स होते हैं, वहां पे हेल्थ एजुकेशन मिलता है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर कोई क्रोनिक मैनेजमेंट, जैसे कि कोई बीमारी है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे जाएंगे, वहां पे जो लोग प्रेजेंट हैं, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स वहां पे हैं, वो आपको एडवाइस करेंगे कि हाँ ठीक है, इसका इलाज ऐसे ऐसे संभव है, पॉसिबल है, आप सीएचसी जाइए या फिर मेडिकल कॉलेज जाइए, डिस्ट्रिक्ट जाइए, जहां मतलब जिस तरीके की नीड होगी उसके अकॉर्डिंग आप पेशेंट को एडवाइस करोगे, गाइड करोगे। तो बेसिकली कहूँ या फिर मेनली ओवरऑल हमने क्या सीखा कि जो हमारी प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक्स होती हैं, जो शुरुआत की जरूरतें होती हैं, जैसे कि मान लो जो बेसिक रूटीन चेकअप कराना है, तो आप वहां जा सकते हो कि हाँ हमारी बॉडी ठीक ठाक काम तो कर रही है, या फिर आपको इम्यूनाइजेशन, कोई वैक्सीन लगवानी है, लाइक टेटनस की लगवानी है, या फिर कोई भी नॉर्मल जैसे न्यूबॉर्न का वैक्सीनेशन होता है, वो सारी चीजों के लिए आप वहां जा सकते हो, वो सारी सर्विसेज आपको प्राइमरी केयर क्लिनिक से मिल सकती हैं। फिर उसके बाद आपको अगर हेल्थ एजुकेशन चाहिए तो वहां वो भी, उसके लिए भी आप प्राइमरी केयर क्लिनिक्स पे विजिट कर सकते हो। देन अगर आपको कोई क्रोनिक का मतलब है कोई ऐसी डिजीज कंडीशन जो बहुत ज्यादा लंबे टाइम से है, ठीक है, तो उसका समझ में नहीं आ रहा कैसे मैनेजमेंट होगा, क्या होगा, कैसे उसका इलाज होगा, तो उसके एडवाइस के लिए, गाइडेंस के लिए आप प्राइमरी केयर क्लिनिक्स पे जा सकते हो, ठीक है। तो प्राइमरी केयर क्लिनिक्स हमें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा सेकंड है दैट इज द स्पेशलिटी क्लिनिक्स। भाई नाम से ही क्लियर है, स्पेशलिटी आप अभी बीएससी कर रहे हो, ठीक है, तो आप ग्रेजुएशन में हो, बट आपके माइंड में कहीं ना कहीं आ रहा होगा ना कि जब आप एमएससी करोगे, अगर आपको एमएससी करना है, मास्टर्स करना है, तो आप कौन से सब्जेक्ट में करोगे, तो कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में करोगे, तो क्या करोगे, दैट इज द स्पेशलाइजेशन, की उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को डीप में पढ़ोगे, उसके अंदर क्या है, किस तरीके से आप स्पेशलाइज्ड नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर पाओगे। सो सेम एज जो स्पेशलिटी केयर क्लिनिक्स होता है, वो क्या होता है ना कि फोकसेस केयर फ्रॉम स्पेशलिस्ट, एग्जाम्पल कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है, फिर आपका आता है डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स फॉर स्पेसिफिक हेल्थ इश्यूज और डिजीजेस, मतलब आपका जैसा डिजीज कंडीशन है उसी के लिए सिर्फ आप वहां पे जाओगे। फॉर एग्जांपल थोड़ा रिलेट करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि प्राइम कोई आपका क्रोनिक कंडीशन है, ठीक है, आपको कोई डिजीज, मतलब आपको नहीं, कोई एक पर्टिकुलर पेशेंट है, उनको कोई बहुत लंबे टाइम से बीमारी चली आ रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्या इशू है, सबसे पहले वो प्राइमरी केयर क्लिनिक पे गए। तो प्राइमरी केयर क्लिनिक पे जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स अवेलेबल थे, उन्होंने उनको बताया कि आपको हार्ट की दिक्कत है, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपको हृदय रोग संबंधित बीमारी है, तो आप इसके लिए किसी स्पेशलिस्ट के पास जाइए, तो वो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं भाई, जो हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनको हम कार्डियोलॉजिस्ट ही तो बोलते हैं, तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाइए और वहां पे आपका अच्छा इलाज होगा। तो स्पेशलिटी क्लिनिक्स जो होती हैं वो होती है जहाँ एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, ठीक है, एक पर जैसे कि कार्डियोलॉजिस्ट, तो कार्डियोलॉजिस्ट का स्पेशलाइजेशन किसमें कि वो हार्ट रिलेटेड, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जितने होंगे, आपके कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस जितनी होंगी, उसका ही पर्टिकुलरली सिर्फ उसके ही ट्रीटमेंट के लिए वो है, ठीक है। फिर उसके बाद डर्मेटोलॉजिस्ट, तो डर्मेटोलॉजिस्ट क्या है, स्किन वगैरह के जो डॉक्टर्स होते हैं, तो स्किन के डॉक्टर है, तो वो भाई डर्मेटोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट है, ठीक है। ऑर्थोपेडिक्स, फॉर एग्जाम्पल आपको बोन्स वगैरह का कोई इशू है, ठीक है, या फिर आप ऑर्थोडोंटिक्स जा रहे हो, मतलब डेंटिस्ट के पास जा रहे हो,
जो भी मतलब पर्टिकुलर किसी एक सिस्टम के ट्रीटमेंट के लिए अगर आप किसी डॉक्टर के पास विजिट कर रहे हो तो वो आपका स्पेशलिटी केयर क्लिनिक है। स्पेशलिटी केयर क्लिनिक आपको पर्टिकुलरली किसी एक चीज का ही ट्रीटमेंट देता है, ठीक है। मान लो अगर वो कोई कार्डियोलॉजिस्ट का हॉस्पिटल है तो वहां पे आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस रिलेटेड ही ट्रीटमेंट मिलेंगे। एक डर्मेटोलॉजिस्ट का हॉस्पिटल है तो वहाँ स्किन रिलेटेड जितने इश्यूज होते हैं वहां पे आपका इलाज होगा। तो मतलब एक पर्टिकुलर स्पेशलिटी वाला जो केयर है किसी एक चीज के लिए, दैट इज द स्पेशलिटी केयर क्लिनिक, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहां पे गए आपको जनरली सारी चीजों की दवा मिल गई, नहीं भाई। वो हार्ट का हॉस्पिटल है तो वहाँ हार्ट का इलाज होगा, अगर वो स्किन का हॉस्पिटल है तो स्किन का इलाज होगा, ठीक है। अगर हड्डियों का है तो हड्डियों का होगा, ठीक है। इस तरीके से तो आई होप आप समझ गए होगे। देन हमारा थर्ड आता है हॉस्पिटल्स। अभी तक हम क्लिनिक्स पढ़े थे। देखो क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स में डिफरेंस क्या होता है। जस्ट हमने बताया कि स्ट्रक्चर, एरिया हुआ, कितने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स वहाँ काम कर रहे हैं, किस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि किस पर्टिकुलर बिल्डिंग को क्या नाम देना है, ठीक है। फिर हॉस्पिटल्स। अब हॉस्पिटल्स क्या होते हैं भाई, हॉस्पिटल हम किसे कहते हैं हमें पता है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं, हमें एग्जाम में लिखना है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें हर एक चीज के लिए स्टेटमेंट चाहिए। तो हॉस्पिटल्स सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, इमरजेंसी केयर, इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट सर्विसेज, सर्जरी, मैटरनिटी केयर, डायग्नोस्टिक, इमेजिंग एंड रिहैबिलिटेशन सर्विसेज। देखो एक हॉस्पिटल में आप जाते हो तो आप खुद से सोचो कि आपको कौन कौन सी सर्विसेज मिलते हैं। ऑब्वियस सी बात यार, अगर आप किसी डॉक्टर के पास गए, किसी हॉस्पिटल में गए, पर्टिकुलरली हॉस्पिटल में, वहां आपको अभी एग्जैक्टली पता नहीं है कि आपको किस चीज की प्रॉब्लम है या फिर आपको क्या दिक्कत हो रही है। बस हाँ पेट में भी दर्द है, सर भी दर्द हो रहा है, बॉडी में भी पेन है, बस ऐसे आपको पता है। जाओगे वहां पे एक जनरल फिजिशियन जो भी अवेलेबल होगा, सबसे पहले आपकी पर्ची वर्ची कटेगी, रजिस्ट्रेशन होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आपका ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। पहली बार आप जाते हो ना, अपना पर्चा लगाते हो, डॉक्टर से मिलते हो, उनसे बात करते हो कि, तो दैट इज आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। इन पेशेंट डिपार्टमेंट जब आप उसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हो। तो हॉस्पिटल इज समथिंग कि वहां पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। आप गए, आपकी जो भी प्रॉब्लम है आपने डॉक्टर को डिस्कस किया, अगर दवा ले करके वहां से आप वापस आ गए तो वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अगर आपको एडमिट करने की जरूरत है तो हॉस्पिटल में आप एडमिट भी हो सकते हो। कोई टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है, वो सारी चीजें भी वहाँ होती हैं। साथ ही साथ मैटरनिटी केयर, कोई मदर प्रेग्नेंट है, उनकी डिलीवरी करानी है तो वो भी हॉस्पिटल में ही होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हॉस्पिटल्स में। तो बस ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये सारी हेल्थ केयर एजेंसीज के आपको नाम याद रखने हैं। जैसे कि प्राइमरी हेल्थ केयर एजेंसीज क्या होता है, स्पेशलिटी केयर क्लिनिक्स क्या होता है, हॉस्पिटल्स क्या होता है, पता आपको सब है, जस्ट आपको थोड़ा समझना है और उसको स्टेटमेंट में लिखना है। तो हॉस्पिटल क्या है समझ आ गया होगा। अर्जेंट केयर सेंटर्स, अब हमारा फोर्थ आता है अर्जेंट केयर सेंटर्स। तो यार अर्जेंट केयर सेंटर्स नाम से ही पता है। देखो अर्जेंट से ये मत समझना कि मतलब किसी को बहुत ज्यादा इमरजेंसी कंडीशन है और वहां पर आप ले गए तो सारे काम हो जाएंगे, नहीं। अर्जेंट केयर सेंटर्स मतलब नॉन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस, मतलब कि इलाज तुरंत चाहिए लेकिन इतनी भी बीमारी बड़ी नहीं है कि भाई तुरंत मतलब एक्सपायर होना, डेथ वेथ वाला सीन नहीं है। जैसे कि अब मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, अगर कोई एक पेशेंट है, उसकी सांस वांस कुछ नहीं आ रही, ठीक है, वो एकदम कार्डियक अरेस्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट, एकदम तो नहीं कह सकते, ऑलमोस्ट सीपीआर देने की जरूरत है, तो आप अर्जेंट केयर क्लिनिक में मान लो ले गए, वहां सीपीआर दे गए, फिर तुरंत एम्बुलेंस में ले और उनको किसी बड़े स्पेशलिटी वाले हॉस्पिटल में आप वहां रेफर कर दोगे, ठीक है। वहां अर्जेंट केयर क्लिनिक नहीं आएगा। अर्जेंट केयर क्लिनिक का मतलब एक ऐसी कंडीशन जिसका तुरंत इलाज करना तो जरूरी है लेकिन नॉन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है वो। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर इलाज में थोड़ी देरी हो गई तो जान को खतरा है, मतलब खतरा है, इलाज करना जरूरी है लेकिन बहुत ज्यादा सीरियस वाला कंडीशन नहीं है, यहाँ पे मैनेज हो सकता है। दैट इज द अर्जेंट केयर सर्विस क्लिनिक। उसमें क्या होता है कि भाई तुरंत इलाज चाहिए, फॉर एग्जांपल कोई इन्फेक्शन हो गया, वोमिटिंग बहुत ज्यादा आ रही है, तो चले जाओ अर्जेंट केयर क्लिनिक पे, तुरंत जाओ, अपना दिखाओ, दवा वालो और तुरंत रिलीफ मिल जाए। दैट इज द अर्जेंट केयर क्लिनिक, ठीक है। तो ये क्या होता है, सर्विसेज कौन कौन सा प्रोवाइड, इमीडिएट केयर फॉर नॉन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। इमीडिएट केयर तो जरूरी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट है, उसको एसिडिटी बहुत ज्यादा हो गई है, तो एसिडिटी बर्दाश्त तो नहीं हो रही है ना, कोई इंसान कितना एसिडिटी बर्दाश्त करेगा यार, तो उसको अर्जेंट केयर की नीड है, वहां पे उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, बट इट डजंट मीन कि अगर हम उसको ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगा। हाँ बहुत ज्यादा लंबा टाइम हो गया तो दैट इज द लाइफ थ्रेटनिंग मतलब जान को खतरा वाला कंडीशन। मतलब अर्जेंट केयर क्लिनिक्स क्या होती है कि आपको इमीडिएट केयर तो देगी लेकिन कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस या क्रिटिकल नहीं होना चाहिए, जान को ज्यादा खतरा होने वाला कंडीशन। क्योंकि अगर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है तो उसमें क्या होता है कि 102 जो भी आपके स्टेट का एम्बुलेंस नंबर हो उसको बुलाओ और स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में रेफर कर दो पेशेंट को, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं आपका अर्जेंट केयर सेंटर्स पे।
फिर आता है बाकी माइनर इंजरीज वाला, छोटा मोटा चोट वोट लग गया तो आप अर्जेंट केयर क्लिनिक्स पे चले गए ताकि ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो, ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाए, तो जो फर्दर कॉम्प्लिकेशन होने वाले हैं वो बच जाए। तो बेसिकली देखा जाए ना तो अर्जेंट केयर क्लिनिक यही होता है कि आपको तुरंत इसी लेवल पे मेंटेन कर लेगा आपका हेल्थ कंडीशन, आपका कंडीशन और वर्स्ट होने से बचाने वाले क्लिनिक्स को ही हम अर्जेंट केयर क्लिनिक्स बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज। देखो लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज में मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। देखो एलोपैथी से थोड़ा साइड हटते हैं, दैट इज द आयुर्वेद, ठीक है। आयुर्वेदा में अगर आप आयुर्वेद फील्ड से थोड़े बहुत फैमिलियर होंगे तो आपको पता होगा एक ट्रीटमेंट होता है दैट इज द पंचकर्मा, ठीक है। पंचकर्मा लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है, मतलब मान लो कोई पेशेंट है तो उनका 1 वीक 2 वीक 10 डेज 15 डेज 30 डेज जिस हिसाब से उनका ट्रीटमेंट होना है उतने दिन तक पर्टिकुलरली उस पेशेंट को पूरा अच्छे से मॉनिटर किया जाता है। 30 डेज का उनका जो भी ट्रीटमेंट प्लान होता है उसके बिहाफ पे उनका ट्रीटमेंट होता है, दैट इज अ लॉन्ग टर्म केयर। लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज वाले जो एजेंसीज होते हैं या सेंटर्स होते हैं, क्लिनिक्स होते हैं, उसमें यही होता है कि वहाँ ऐसे पेशेंट आते हैं या फिर वहाँ ऐसी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है, कोई ऐसी बीमारी का इलाज होता है जिसका ट्रीटमेंट लंबा चलना है, ठीक है। मतलब 30 दिन 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने वाला जो ट्रीटमेंट है वो लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज वाले क्लिनिक्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज कौन होता है भाई? सर्विसेज प्रोवाइडेड रेजिडेंशियल केयर फॉर इंडिविजुअल विथ क्रोनिक इलनेस, ठीक है, और डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग नर्सिंग होम्स, असिस्टेड लिविंग एंड वही है, मतलब यही है कि देखो ऑब्वियस सी बात है मेरे कि रेजिडेंशियल का ये मतलब है कि आप गए पंचकर्मा सेंटर्स में, बेसिकली यही होता है कि आप गए वहां रह रहे हो, फिर आप जा रहे हो, आपका ट्रीटमेंट हो रहा है, उनके अकॉर्डिंग आप अपना डेली रूटीन फॉलो करो। तो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट वाले जो प्रोवाइड कराने वाले क्लिनिक्स होते हैं वो इसी तरीके से काम करते हैं, ठीक है, जो बहुत लंबे समय तक के लिए आपका हेल्प करते हैं। या फिर किसी को परमानेंट डिसेबिलिटीज हो गई है, फॉर एग्जाम्पल पैरालिसिस वगैरह हो गया, या फिर कोई बोन बहुत रफली फ्रैक्चर हो गया है, मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट की मान लो नीड होगी, साथ ही साथ मतलब एक अच्छे ऑर्थो स्पेशलिस्ट डॉक्टर की तो नीड होगी, बट फिजियोथेरेपिस्ट भी चाहिए साथ में ना, नर्सिंग्स भी चाहिए, नर्सेस भी चाहिए जो मतलब पेशेंट के साथ रहे, उनको एक्सरसाइज वगैरह कराएं 1 महीने 2 महीने जितने भी दिन लग जाए ठीक होने में, तो दैट इज द लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज, ओके। 6 आते हैं होम हेल्थ एजेंसीज। देखो होम हेल्थ एजेंसीज नाम से ही क्लियर है भाई, जैसे कि आप देखोगे घर में छोटा छोटा नर्सिंग होम, ठीक है, मेडिकल, ये सारी चीजें खुली रहती हैं, मतलब एक प्रोफेशनल है, उनके पास पूरा सर्टिफिकेट है, डिग्री है, उनको पता है, नॉलेज है, ठीक है, नॉलेज है, तो आप चाहते हो जैसे अरे वो डॉक्टर है वो किसी हॉस्पिटल में बैठते हैं लेकिन शाम को वो अपने घर पे भी देखते हैं पेशेंट, तो जा करके जो आप वहाँ पे ट्रीटमेंट ले तो वो सारी जो फैसिलिटीज होती है दैट इज द होम हेल्थ एजेंसीज, ओके। फिर उसके बाद क्या होता है? पैलेटिव एंड हॉस्पाइस केयर। भाई पैलेटिव केयर वही होता है, जैसे कि पैलेटिव केयर के बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं। मान लो कोई एक ऐसा पेशेंट है जिसकी लाइफ ऑलमोस्ट एंड है, अब बहुत ज्यादा दिन तक वो पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन लास्ट स्टेज पे भी उसकी जो लाइफ का क्वालिटी है, लाइक उसकी डिजीज कंडीशन की वजह से उसकी लाइफ क्वालिटी तो एडवर्स हो गई है, बट इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर हम किसी पेशेंट को पैलेटिव केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो बेसिकली हमारा फोकस उस पर यही होता है कि एंड स्टेज जो चल रहा है उस टाइम पे हम उनको एटलीस्ट इतना केयर प्रोवाइड करें कि उनके जो प्राण निकल रहे हैं वो बहुत आराम से निकल जाए, उनको अदर कोई इशू ना हो, ठीक है। तो एंड स्टेज वाले पेशेंट को जो केयर प्रोवाइड किया जाता है दैट इज द पैलेटिव केयर और हॉस्पाइस केयर, ठीक है, जो लास्ट स्टेज पे लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का, फिर मेंटेन करने का, एक अच्छा लेवल मेंटेन करने के लिए जो प्रैक्टिसेस होती है दैट इज द पैलेटिव केयर। उसके बाद आता है हमारा रिहैबिलिटेशन सेंटर। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बेसिकली देखो, मान लो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स क्या होते हैं कि कोई एक ऐसा पेशेंट है जो बोल नहीं पा रहा, ठीक है, तो उनको क्या हम देंगे? स्पीच थेरेपी देंगे, ठीक है। या फिर कोई एक ऐसा पेशेंट है जो कोई चोट लगने की वजह से या कोई इश्यूज की वजह से चल नहीं पा रहा है, तो हम उनको डेली फिजियोथेरेपी, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करा रहे हैं, तो ये सारे क्या होते हैं? रिहैबिलिटेशन सेंटर, मतलब हेल्प करना, धीरे धीरे सपोर्ट दे करके एक अच्छी लाइफ, मतलब एक अच्छी हेल्दी लाइफ में वापस से एंट्री कराना, ठीक है, दैट इज द रिहैबिलिटेशन सेंटर्स। फिर पब्लिक हेल्थ एजेंसीज क्या होती है? भाई नाम से ही क्लियर है, पब्लिक को जो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए काम करती हैं एजेंसीज, दैट इज द पब्लिक हेल्थ एजेंसीज। इनकी सर्विसेज क्या क्या होती है? कम्युनिटी हेल्थ इनिशिएटिव, डिजीज प्रिवेंशन प्रोग्राम्स, हेल्थ एजुकेशन एंड इमरजेंसी प्रोसीजर्स। वही है कि मतलब देखना, सर्वे करना, किस तरीके से डिजीज को रोका जाए, कौन सी बीमारी फैल रही है, ये सारे पता लगाने वाली कंट्रीज एजेंसीज होती हैं। अब देखो टेली हेल्थ सर्विसेज। टेली हेल्थ सर्विसेज भाई फॉरेन में पहले बहुत स्टार्टिंग से, बट इंडिया में ये तब ट्रेंड में आया जब कोविड आया, तो डॉक्टर्स क्या कर रहे थे कि डॉक्टर्स भी पेशेंट्स को डायरेक्टली टच नहीं कर रहे थे, हाँ
गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो जो डॉक्टर्स ने भाई बहुत मतलब डॉक्टर्स नर्सेज सबने मतलब बहुत अच्छा काम किया है। हम क्या कहें, हम अपना मतलब बोल सकते हो ना कि आप अपना ग्रेटिट्यूड वर्ड में शो नहीं कर सकते, तो उन्होंने अपनी ड्यूटी करी। बट प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स हमने देखा था कि क्लिनिक्स बंद कर दिए थे, पेशेंट नहीं देख रहे थे, ठीक है, बट अपने पुराने पेशेंट को देखना तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो उस टाइम पे आप देखते हो कि वीडियो कॉल के थ्रू, ठीक है, डॉक्टर है एक साइड, कैमरे के साइड, और कैमरे के मतलब उस साइड स्क्रीन पे आप पेशेंट है, देन वो अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, उसके बिहाफ पे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख दे रहे हैं, देन प्रिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर कर दी जा रही है, फिर आप मेडिसिन वगैरह ले लो एंड देन ट्रीटमेंट अपना कंटिन्यू रखो। दैट इज द टेली हेल्थ मेडिसिन या सर्विसेज। मतलब उसमें क्या होता है कि आप आने की जरूरत नहीं है क्लिनिक पे, जितने सारे यहाँ पे टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ठीक है, इस तरीके से आप डॉक्टर से मतलब फोन के थ्रू बात कर सकते हो और अपना प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हो, अपना ट्रीटमेंट करा सकते हो। तो दैट इज द टेली हेल्थ सर्विसेज। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो बेसिक था हेल्थ केयर एजेंसीज, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल मतलब वर्ल्ड के लिए, अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे थे वो जस्ट हम एक अपने मतलब अपने इंडिया का एक पर्टिकुलर कंट्री की बात कर रहे थे, इंडियंस की बात कर रहे थे। अब ग्लोबल लेवल पे वो एजेंसी जो पूरे वर्ल्ड के लिए काम करती हैं, ठीक है, जो पूरी दुनिया के लिए काम करती है ग्लोबल लेवल पे, तो उसमें कौन कौन सा आता है? देखो, वो गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट होता है, उसमें सारी कंट्रीज के लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे आपने एक बहुत कॉमन सा देखा होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, वहीं से सारा रूल रेगुलेशन आता है, फिर सारी कंट्रीज में जो भी हमारा हेल्थ पॉलिसीज वगैरह बनता है उसी के बिहाफ पे बनता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट, ये दीज एजेंसीज मैनेज पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज, ठीक है, कंडक्ट हेल्थ एजुकेशन एंड मॉनिटर डिजीज आउटब्रेक्स। वही देखो, इनका यही काम है कि भाई ये हेड है हमारी पूरी हेल्थ केयर सर्विसेज के जो हेड होते हैं वो ग्लोबल लेवल पे काम करते हैं, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे काम करते हैं। तो उनका यही है कि वो हेल्थ पॉलिसीज बनाना, फिर पता करते, जैसे कि डिजीज, जैसे कि जब पैंडेमिक कोविड आया था तो ग्लोबल लेवल से जो भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो भी गाइडलाइंस आ रही थी, ठीक है, जो भी ऑर्डर आ रहा था उसके हिसाब से सारे लोग फॉलो कर रहे थे सारी चीजों को। तो सेम एज ये जो ग्लोबल हेल्थ एजेंसीज होती हैं, ये ऑर्डर मतलब कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करती हैं, हेल्थ केयर पॉलिसीज बनाती हैं सिटीजन्स के लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद अपने से धीरे धीरे लेवल्स के थ्रू, इतने सारे जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में लेवल्स हमने पढ़े हैं, उसके थ्रू ये पास ऑन होता रहता है और फिर कॉमन पीपल तक आता है बेनिफिट, ठीक है। तो इसमें हमारा पहला आता है सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। नाम से क्लियर है, वो सेंटर्स जो किसी पर्टिकुलर डिजीज के रोकथाम पे काम करते हैं, दैट इज द CDC, ठीक है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। फिर आता है हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। भाई अगर आप नर्सिंग में हो तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से हम सब फैमिलियर होते हैं। इनका यही काम है कि ये कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है, इंटरनेशनली सभी हेल्थ केयर एजेंसी से कोऑर्डिनेट करते हैं, फिर पॉलिसीज बनाते हैं, पता करते हैं कि कौन सी कंट्री से कौन से सिटीजन का क्या सर्वे रिपोर्ट आ रहा है। मतलब ये सारी चीजें जो एक होता है ना कि हेल्थ सिस्टम को मॉनिटर करना, फिर उसके बेसिस पे गाइडलाइंस बनाना, पॉलिसीज बनाना, ये सारा काम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करता है, ठीक है। और सारे इंटरनेशनली सभी कंट्रीज के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, सबके उसके बिहाफ पे सबका हेल्थ स्टेटस मॉनिटर करके जो भी गाइडलाइन आनी होती है आती है। फिर लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट, लोकल हेल्थ मतलब ऑफर लाइक इम्यूनाइजेशन, हेल्थ सर्विसेज एंड एजुकेशन। भाई देखो, लोकल हेल्थ यही है, मतलब कि हर एक कंट्री का अपना, जैसे कि मान लो ग्लोबल लेवल पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, फिर उसके नीचे हर एक पर्टिकुलर कंट्री का अपना अपना एक हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ एजेंसी होता है, दैट इज द लोकल हेल्थ, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ क्या होता है ना कि देखो, जैसे कि हम इंडिया की बात करें तो हमारा BHU, दैट इज द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है। फिर आप एम्स की बात कर लो, ठीक है, एम्स हो गया, इस तरीके की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं। और फिर अगर आप आयुर्वेदा के फील्ड में जाओगे तो वहाँ पे भी बहुत NIA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर, मतलब ये सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहाँ पे मेडिकल फील्ड में रिसर्च भी चलता है, ठीक है, टाइम टू टाइम रिसर्च भी चल रहा होता है, नई नई बीमारियों का इलाज खोजा जाता है, इन्वेंट किया जाता है, ये सारी चीजें जो मैनेज करते हैं, हम इनको नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ हेल्थ बोलते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमारा 6th है हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स। देखो, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में मैंने बता दिया था कि मतलब वो सारी जो कंपनीज होती हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस देती है कि आप हमारे पास इतने पैसे जमा करो, फिर अगर आपको इन फ्यूचर अगर कोई भी हेल्थ कंडीशन या इशू होता है तो हम आपको आपका ट्रीटमेंट का इतना खर्चा ऐसे ऐसे निकाल के देंगे, ठीक है। जीवन बीमा, स्वास्थ्य जीवन बीमा, ये सारी चीजें जो होती हैं, दैट इज द हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, मैंने बताया कि CHC, भाई देखो PSC, CHC, ये सारे लेवल्स होते हैं, लेवल्स ऑफ मतलब हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम पढ़ रहे हो तो उसमें जैसे कि PHC प्राइमरी है, फिर कम्युनिटी,
कम्युनिटी थोड़े ज़्यादा पॉपुलेशन को कवर करेगा, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स ये सारे होते हैं, ठीक है। मतलब हर एक गांव में होता है, हर एक रूरल एरिया का एक अपना कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है, ठीक है। वहाँ पे स्टाफ होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, गांव के लोग आते हैं, अपना इलाज कराते हैं, जिनका पॉसिबल है वहाँ ट्रीटमेंट हो जाए, नहीं तो जिनका कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल है फिर उनको डिस्ट्रिक्ट रेफर कर दिया जाता है या फिर उस रीजन के मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया जाता है, ठीक है। तो चलो ठीक है, दीज एजेंसीज वर्क कोलैबोरेटली टू इम्प्रूव हेल्थ आउटकम्स एंड रिस्पॉन्ड टू पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस। देखो ऑब्वियस सी बात है, आपने देखा कि हर एक जो एजेंसीज थी सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट थी, ठीक है। तो सारी एजेंसी साथ में मिलकर काम करती हैं, ठीक है। और सबका सेम एम होता है कि जो पॉपुलेशन उनके अंडर है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके अंदर है, उन पॉपुलेशन का जो हेल्थ स्टेटस है वो इम्प्रूव हो सके और सबको एक अच्छी हेल्थ केयर सर्विस मिल सके, ठीक है। तो कौन कौन सी हेल्थ केयर एजेंसीज होती हैं और उनका क्या सर्विस होता है, अब तक मैंने अपने साइड से पूरी कोशिश की समझाने की और मैंने समझा भी दिया। आई होप आपको समझ भी आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो मतलब टेक्स्ट एज अ टेक्स्ट मैं स्क्रीन पे नोट्स ऐड करती चलती हूँ, तो वो आप अभी जो अपनी नोटबुक में नोट किए हो, लेक्चर एंड होने के बाद एक बार उसको अच्छे से रीड आउट कर लेना। तो इससे क्या होता है ना कि एक तो तुरंत वो चीजें आपको याद हो जाएंगी, साथ ही साथ जो थोड़ा बहुत डाउट लेक्चर में आया होगा वो आप जब खुद से पढ़ोगे तो वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। और एक छोटा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि जैसे कि मेरे पास आप सबके कमेंट्स आ रहे थे कि मैं आपको फ्री लेक्चर वीडियोस नोट्स प्रोवाइड करूं, तो देखो मैंने स्टार्ट कर दिया। मंडे ट्यूसडे फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, फिर सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ठीक है। वीकली मैं एक एक यूनिट आपको थोड़ा थोड़ा करके सब पढ़ा दूंगी। आपके सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम होने से पहले मैं पूरी कोशिश करूंगी, बट आपको भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन तो देना पड़ेगा ना। लेकिन मैं भी स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, तो मेरा जो रूटीन होता है थोड़ा बिजी रहता है। मतलब मैं मॉर्निंग कॉलेज जाना, अभी फिलहाल मेरी क्लिनिकल पोस्टिंग चल रही है तो पूरा टाइम हॉस्पिटल में ड्यूटी करना, फिर आने के बाद बहुत मतलब यू कैन अंडरस्टैंड कि बहुत टायर्डनेस हो जाती है। तो आप प्लीज वेट करो, जैसे कि 9 बजे से लेकर के रात के 11 बजे के बीच में डेली लेक्चर अपलोड हो जाएगा। तो उसके पहले आप थोड़ा अपना टाइम टेबल एडजस्ट कर लो, जो भी पढ़ाई करनी है आप इस टाइम के पहले कर लो। फिर 9 से 11 के बीच में मैं जब लेक्चर अपलोड कर दूंगी तो आपको लेक्चर देख के नोट्स बना के जस्ट उसको रीड आउट करके वो यूनिट उसी डेट पे कंप्लीट कर लेना। तो इस तरीके से जरूरी नहीं है कि 9 से 11 के बीच में, मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसके पहले भी कर दूं, लेकिन आप प्लीज 11 बजे तक पेशेंसली वेट करिएगा। डेली आपको लेक्चर मिलते जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी आप प्रेस करके ऑन कर लेना, जिससे अपकमिंग लेक्चर्स के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ठीक है। सो अपना ध्यान रखो, हेल्दी रहो, हेल्दी खाओ, टाइम से सो, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।